पादपों में पारिस्थितिक अनुकूलन यानी इकोलॉजिकल एडाप्टेशन इन प्लांट। ये 3-4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है जलोदभिद। जलोदभिद को अंग्रेजी में हाइड्रोफाइटा कहते हैं। देखिए, इसका आपको मेन चीज़ है कि ये समझ में आए या ना आए तो बात की बात होती है, लेकिन आपको ये दोनों नाम आपको याद रहना चाहिए। देखिए, जल को हम जैसे जल को H2O लिखते हैं ना, तो H2O में ये क्या है? हाइड्रोजन है। तो देखिए, जिसमें हाइड्रो करके कुछ लिखा रहे, यहीं पे अगर जन लिख दें तो हाइड्रोजन हो जाएगा नहीं। तो हाइड्रो करके कहीं पे कुछ लिखा जा रहा है तो आप जानिए कि उसमें पानी है। ठीक है, उसमें पानी की बात किया जा रहा है। तो जलोदभिद का मतलब, इसको अगर इसका संधिविच्छेद टाइप करेंगे तो देखिए जल हो जाएगा। जल अगर यहाँ से निकाल देंगे तो बचेगा ओदभिद। ओदभिद, ठीक है। ओदभिद का मतलब उद्धित या उदय हुआ या उद्भव, यानी जो जल में उदय हुआ हो, ऐसे पौधों को हम क्या कहेंगे? जलोदभिद कहेंगे। या ऐसे पौधों को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफाइटा कहेंगे। दोनों नाम आपको याद रखना है। जलोदभिद तो आपको याद ही रहेगा, लेकिन हिंदी में ही हाइड्रोफाइटा लिख के आपके ऑप्शन में आता है, इसलिए दोनों नाम आपको याद रखना है। मतलब जल में जो उदय हुआ हो, ऐसे पौधों को हम क्या कहेंगे? जलोदभिद। जैसे एकदम आसान उदाहरण है कमल। ठीक है, कमल का जो पौधा होता है वह जल में ही उदय होता है, जल में ही होता है, तो उसे आप कह सकते हैं कि कमल हाइड्रोफाइटा या जलोदभिद पौधा है। कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे वे पादप जो जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए अनुकूलित हैं, यह जल अथवा अति आर्द्र भाग, या तो ये जल में होंगे या तो अति आर्द्र का मतलब होता है वेट। जैसे आप कहते हैं ना कि ड्राई और वेट, आप फेस के लिए भी कहते हैं, जिसका फेस तेली होता है, गर्मी में तेल निकलता है, या उस टाइप से कहते हैं इसका फेस जो है वेट फेस है। और जिसका एकदम सूखा हो जाता है उसे कहते हैं ड्राई। तो मतलब जहाँ पे पानी के कण हैं उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप आर्द्र कहेंगे। आर्द्र मतलब वेट, ठीक। और जहाँ पे पानी के कण नहीं, एकदम सूखापन है, उसे आप क्या कहेंगे? ड्राई कहेंगे। ड्राई का मतलब शुष्क होता है, ठीक। तो यह जो पौधा होगा जलोदभिद, इसका नाम ही है, या तो जल में होगा या तो जहाँ पे जल कुछ न कुछ हो वहाँ पे होगा। इसका तना प्रायः क्या होता है? लंबा। आप याद रख सकते हैं, कमल का तना क्या होता है? लंबा होता है। और कैसा होता है? मुलायम होता है। इसकी पत्तियां लंबी और पतली होती हैं। जल में डूबे रहने व मंद प्रकाश के कारण ये पौधे पतले व कोमल होते हैं, जैसे हाइड्रीला, कमल और केला। जैसे केला भी देखिए जहाँ पे होता है ज़्यादातर वहाँ पे भूमि कैसी रहती है? आर्द्र रहती है। कैसी रहती है? आर्द्र रहती है, ठीक। इसकी जड़ें, प्रकंद, तना आदि जल में क्या होते हैं? डूबे रहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा है हैलोफाइटा या लवणोदभिद। तो देखिए इसमें एक शब्द हो गया लवण। लवण का मतलब सब लोग जानते हैं नमक होता है, और ओदभिद का मतलब होगा उदय हुआ, यानी ऐसा पौधा जो नमक में उदय होता है। अब लवण का मतलब नमक है, और जैसे NaCl आप लिखते हैं तो इसको आप नमक कहते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। अब जहाँ पर भी हैलोफाइटा की बात हो, या जहाँ पर भी लवण की बात हो, या जहाँ पर भी नमक की बात हो, वहाँ पे आपका खारा पानी आ जाएगा, और वहाँ पे आपका आ जाएगा समुद्र। यानी समुद्र में जो भी छोटी छोटी वनस्पतियाँ उसके अंदर होती हैं वो खारा पानी में होती हैं। और खारा पानी क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? सोडियम क्लोराइड यानी नमक होता है। तो उस स्थान पे जो भी पौधे होंगे उसे आप लवणोदभिद या हैलोफाइटा कहेंगे। देखिए अंग्रेजी का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। हैलो का मतलब आप जान जाइएगा कि हैलोफाइटा का मतलब क्या हो गया? लवण हो गया, नमक वाला, ठीक है। तो इसी की देखिए परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है, जिस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड हो या मैग्नीशियम क्लोराइड हो, इस दोनों का मतलब नमक ही है। चाहे सोडियम क्लोराइड हो चाहे मैग्नीशियम, जो हम लोग खाते हैं वह सोडियम क्लोराइड है, और यह थोड़ा सा मतलब जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड जब निकाला जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, तो उससे पहले ज़्यादातर मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता होती है।
वो लवणीय मिट्टी कहलाती है। ऐसी मृदा में उगने वाले पौधे को लवणोद्भिद या लवण मृदोद्भिद पौधे कहते हैं। इस स्थान पर जल की उपस्थिति होने पर भी पौधे मृदा से जल अवशोषित नहीं कर पाते। जल का अवशोषण बहुत कम कर पाते हैं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा वह किस चीज़ का अवशोषण करते हैं? नमक का करते हैं, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का। जैसे मैंग्रोव पौधे, मैंग्रोव पौधे का मतलब हो गया सुंदरी वृक्ष, ठीक है, राइजोफोरा और समुद्री पादप। आपको कुछ नहीं याद रहेगा तो आप केवल क्या याद रख लेंगे? समुद्री पादप। और ज़्यादातर इसमें परिभाषा ही पूछा है। ऐसा पूछेगा कि जैसे खारे पानी में या खारी मिट्टी में या लवणी मिट्टी में जो पौधे उगते हैं उनको क्या कहते हैं? तुरंत आप बता देंगे हैलोफाइटा। और जो जल में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइटा। हाइड्रोजन से ही याद रख लेंगे, हाइड्रोफाइटा। उसके बाद देखिए समोद्भिद आ गया। समोद्भिद में इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेसोफाइटा। देखिए समोद्भिद का मतलब यहाँ पे सम हो गया और ओद्भिद। सम का मतलब सामान्य स्थान पे, और सामान्य स्थान का मतलब हो गया जहाँ पे ना तो अधिक शुष्क मिट्टी है ना ही अधिक नमी है। यानी जहाँ पे ज़्यादा ना तो पानी हो ना तो ज़्यादा जो है सूखा हो। जैसे यहाँ पे हम लोगों का आम जितने भी पेड़ पौधे हैं ये सब समझिए कि कहाँ पे हैं? समोद्भिद पौधे हैं। ये पौधे सामान्य स्थानों पर उगते हैं जहाँ की मिट्टी ना तो अधिक शुष्क और ना ही अधिक आर्द्र होती है। इस पौधे की मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। स्थलीय पौधों में ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। जो स्थलीय पौधे इधर उधर हमारे अगल बगल हैं, जैसे कोई वन हो गया, बाग बगीचे हो गए, खेत हो गया, इन सब में मैंगीफेरा हो गया, इन सब में जो भी उगते हैं वो सब क्या हैं? समोद्भिद। समोद्भिद में सीधा सा लिखा रहेगा कि ऐसी जगह पे कौन से पेड़ पौधे उगते हैं जहाँ पे ना तो ज़्यादा शुष्कता हो ना तो ज़्यादा नमी हो। तो आप डायरेक्ट बता देंगे उसे क्या कहेंगे? समोद्भिद। और अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मेसोफाइटा। तो पहला आपका हो गया जल वाला, जिसे आप क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइटा। दूसरा आपका हो गया खारे पानी वाला या लवण वाला, उसे क्या कहते हैं? हैलोफाइटा। और जो तीसरा आप पढ़ रहे हैं सामान्य स्थान वाला, ना तो ज़्यादा शुष्क ना तो ज़्यादा नमी, उसे क्या कहेंगे? मेसोफाइटा। और अंतिम आपको पता है और सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तीनों में वो तीनों याद हो या ना हो, लेकिन ये चौथा वाला याद रहना चाहिए। इसे आप मरुद्भिद कहते हैं। देखिए मरु माने क्या होता है? मरु माने होता है मरुस्थल या मरुभूमि या रेगिस्तान। और जहाँ पे मरुस्थल रहेगा वहाँ पे पानी रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? जीरोफाइटा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जीरोफाइटा, यानी जल रहित स्थान। जल रहित स्थान का मतलब जहाँ पे पानी ना हो। यहाँ पे रहित का मतलब ना होता, अगर सहित लिखा होता तब उसका मतलब हाँ, जैसे जल सहित स्थान लिखता तो जल रहेगा, और जल रहित स्थान लिखा है तो इसका मतलब जल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बस ये बताया गया है कि जल रहित स्थान, जहाँ पे जल ना हो, जहाँ पे केवल रेगिस्तान रेगिस्तान हो, जहाँ पे बालू ही बालू हो, जहाँ पे पानी का नामो निशान ना हो, ऐसी जगह पे जो पौधे होते हैं उन्हें हम मरोद्भिद या जीरोफाइटा कहते हैं। तो इन पौधों में ज़्यादातर कौन पौधे आते हैं? कैक्टस वर्गीय पौधे। सबसे ज़्यादा बार ऑप्शन में यही आया है, कैक्टस वर्गीय पौधे। कैक्टस का मतलब होता है क से कैक्टस, क से कांटा, यानी जैसे नागफनी है कांटे वाला पौधा है, ठीक है। इनकी पत्तियां जो होती हैं वह कांटों में क्या हो जाती हैं? परिवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि नाइट्रोजन नीचे पाती नहीं है। जितने कांटे वाले पौधे होंगे आप डायरेक्ट याद कर लेंगे कि बालू वालू में वही नागफनी होता है। यानी जितने कांटे वाले कैक्टस वर्गीय पौधे होते हैं सबको क्या कहते हैं? मरुद्भिद या जीरोफाइटा। इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे भी कहते हैं। जहाँ मृदा में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होती है, वहाँ पे कौन सा पौधा उगता है? मरुद्भिद। जैसे नागफनी हो गया या कैक्टस वर्गीय पौधे। कैक्टस का मतलब क्या हो गया? कांटे वाले। इसके अलावा कुछ और नाम है जो याद नहीं होंगे जल्दी, यूफोर्बिया, एकासिया, कैजुराइना। अब यहाँ पे दो, इनकी पत्तियाँ कांटों में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि वहाँ मृदा में पानी की
कमी, पानी के साथ साथ नाइट्रोजन की भी क्या होती है कमी। जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी रहेगी वहीं पे जो आपकी पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वह किस में बदल जाएंगी, कांटों में। तो यह कांटे पानी का अवशोषण करते हैं तथा अधिक वाष्पोत्सर्जन ना हो पाने के कारण ना हो पाने में भी सहायक होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन नहीं बना पाते। नागफनी के पत्ती में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। पेड़ पौधों के पत्तियों में ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, लेकिन नागफनी एकमात्र ऐसा पौधा है जिसके तना में प्रकाश संश्लेषण होता है, पत्ती में नहीं होता। ये बहुत विशेष क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आया भी है, क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत किस पे जाएगा, पत्ती पे। तो नागफनी के पत्ती में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, बल्कि इसका तना प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। ऐसा क्वेश्चन या तो यूपी टेट में या आपके इसमें सी टेट में पूछा है कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है, तो उसका उत्तर क्या है, तना होता है। ठीक, इसके बाद आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे।